कौन प्रियंबद है जो दम्भ कर इस अभिमंत्रित कारुबात के सम्मुख आवे? कौन बजावे है वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं उसका नाम है दलित साहित्य। दलित साहित्य पर बात करना मेरे लिए असाध वीणा के साधने जैसा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मित्रों, दलित साहित्य 3000 सालों से जिन लोगों को हमने गुलाम बना के रखा, 3000 सालों से जिन लोगों को हमने बदतर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया, 3000 सालों से जिन लोगों को हमने मानवीय गरिमा से वंचित रखा, उन लोगों का दुख, उनकी पीड़ा, उनका कटु अनुभव की अभिव्यक्ति का साहित्य दलित साहित्य है मित्रों। तो अगर मैं इस विषय पर बोलने जा रहा हूं तो इसका अर्थ है कि मैं उनके दुख, दर्द, पीड़ा की अभिव्यक्ति पर टिप्पणी करने जा रहा हूं। तो मेरे लिए ये बड़ी चुनौती का विषय है कि मैं कैसे उस विषय के मर्म तक पहुंच सकूं, उस मर्म को छू सकूं, उस मर्म से आप लोगों को तक परिचित करा पाऊं, आप लोगों तक उस मर्म को पहुंचा पाऊं। अगले 10 से 15 मिनट में हम समझेंगे दलित साहित्य क्या है, दलित साहित्य का दर्शन क्या है, दलित साहित्य की चेतना, जिसको दलित चेतना कहते हैं, वो क्या है, दलित साहित्य का विकास क्रम क्या है, और अंत में समझेंगे दलित साहित्य की प्रासंगिकता क्या है। बिना देर किए हुए मैं सीधे अपने बिंदु पर आता हूं। जो पहला बिंदु है, दलित साहित्य क्या है। मित्रों, दलित साहित्य में शब्द आता है दलित। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस दलित शब्द के मायने क्या है। इसका एक अपना अर्थ है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ मिलता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम लेते हैं दलित शब्द का अर्थ जिसका दमन हुआ हो, जो दबाया गया हो, जिसका दमन हुआ हो, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उत्पीड़ित है, सर्वहारा है, जो मसला हुआ है, कुचला हुआ है सदियों से, उसको हम सामान्य अर्थ में दलित की श्रेणी में रख देते हैं। ये उसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन दलित किसे कहेंगे, इस पर विचारक अपने अपने मत देते हैं। दलित साहित्यकार में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं कमल भारती जी। वो लिखते हैं कि जिनको संविधान में ऐसी कैटेगरी में रखा गया है उनको हम दलित कहेंगे। वहीं पर कुछ अन्य चिंतक हैं, वो कहते हैं कि जिन पर अस्पृश्यता का नियम लागू होता है उनको दलित कहेंगे। राजेंद्र भारती जी स्त्रियों को भी दलित में शामिल कर लेते हैं। मुख्य तौर पर जिन लोगों को समाज व्यवस्था ने, हमारी वर्ण व्यवस्था ने या हिंदू धर्म की व्यवस्था ने जिनको बाहर रखा, उपेक्षित रखा, वंचित रखा, जिनको अछूत वर्ग की श्रेणी में रखा, उनको हम दलित शब्द से संबोधित करते हैं। ये दलित शब्द के मायने हुए। अब चलते हैं आगे दलित साहित्य की तरफ। मित्रों, दलित साहित्य को समझाने से पहले हम कुछ अवधारणाएं को समझते हैं। जो दलित साहित्यकार हैं, जो दलित विमर्शक हैं या चिंतक हैं, वो जिस परिभाषा को देते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले कमल भारती जी लिखते हैं तो वह साहित्य दलित साहित्य है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित समाज उसकी अभिव्यक्ति करता है। वहीं पर बाबूराव बाबर जी लिखते हैं कि मनुष्य की मुक्ति को स्वीकार करने वाला, मनुष्य को महान मानने वाला, वंश, वर्ण, जाति, शिष्टत्व का विरोध करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। फिर कमल भारती जी लिखती हैं कि आधुनिक हिंदी दलित साहित्य वह है जो दलित मुक्ति के सवालों पर पूरी तरह अम्बेडकरवादी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उसके सरोकार वो हैं जो अम्बेडकर के सरोकार थे। इन 2-3 परिभाषाओं से हमें 3-4 बिंदु निकल करके आते हैं कि साहब हम दलित साहित्य किसे कहेंगे। 2-3 बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। पहली बात है कि जो दलित द्वारा लिखा गया हो। दूसरा, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का प्रबल विरोधी हो, जो समर्थन नहीं करता हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी रूप में जो वर्ण व्यवस्था का या जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करता हो, ये दलित साहित्य की विशेषता है। क्या पहली क्या है, जो दलित द्वारा लिखा गया हो, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध करता हो, दलित मुक्ति के सवाल पर अम्बेडकरवादी हो। मित्रों, दलित मुक्ति की जब हम बात करते हैं तो मुक्ति की जो राह है, जो एक रास्ता है, वो कौन सा हो, अम्बेडकरवादी रास्ता हो। और चौथा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को बढ़ाने वाला हो। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम किसी दलित साहित्य को समझ सकते हैं।
दलित साहित्य क्या है इस बात को समझ सकते हैं। मित्रों अभी हमने समझा दलित शब्द के मायने, दलित साहित्य क्या है इसको समझा। अब हम चलते हैं एक बहुत ही प्यारी चीज, वो है दलित चेतना। दलित चेतना क्या है? दलित साहित्य दलित चेतना को बढ़ाता है, या दलित चेतना के माध्यम से दलित साहित्य लिखा जाता है, तो हम समझते हैं ये दलित चेतना क्या है। मित्रों चेतना का संबंध दृष्टि से होता है, एक पर्सपेक्टिव से होता है, नजरिए से होता है। और दलित चेतना का सीधा संबंध है कि दलित की चेतना, यानी कि एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा चश्मा, एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी चेतना जिसके माध्यम से हम ये समझ पाए कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस हद तक और कैसे दलितों का शोषण करती है। इस बात को जिस नजरिए से हम देख पाते हैं वो है मित्रों दलित चेतना। कि हम ये समझ पाए खुले तौर पर कि कैसे, कहां पर और किस लिए दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों का या फिर वंचितों का या फिर पीड़ित जो लोग हैं पीड़ितों का कैसे शोषण हो रहा है। अगर हम इस दृष्टि से किसी चीज को देख पाते हैं तो मित्रों वो है दलित चेतना। और दलित साहित्य दलित चेतना को लेकर के आगे बढ़ता है, वो दलित चेतना को बढ़ाना चाहता है। दलित चेतना से प्रभावित होकर के दलित साहित्य लिखा जाता है। इस तरीके से मित्रों दलित चेतना को हमने समझा। इस पर एक कवि वेणुगोपाल साहब हैं, वो लिखते हैं, मराठी के सुप्रसिद्ध दलित साहित्यकार हैं। वो लिखते हैं कि दलित चेतना तभी आएगी हिंदी में जब कोई दलित कवि अपने पूरे ताप से लिखने लगेगा। और दलित कवि जब दलित वर्ग से आएगा तो वह जो विश्वविद्यालय मान चल रहा है उसकी ऐसी तैसी करते हुए आएगा। यानी कि वो सौंदर्य के मान बदलेगा, कसौटियां बदलेगा, पैमाने बदलेगा, सब कुछ तोड़ फोड़ के तहस नहस कर देगा और लिखेगा तो अपनी वेदना, अपना दुख, अपनी पीड़ा। इस तरीके से दलित चेतना को हम देख सकते हैं। दलित चेतना जो है वो अंबेडकर के दर्शन से ऊर्जा ग्रहण करती है। उसमें कुछ बिंदु हैं दलित चेतना के जहां पर सभी दलित साहित्यकार मुख्यतः सामान्य तौर पर एक मत है। मैं उनको 4-5 बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। पहला है मुक्ति और स्वतंत्रता के सवालों पर अंबेडकर के दर्शन को स्वीकार करना। यानी कि दलित साहित्यकार सभी मानते हैं कि अंबेडकर के दर्शन को, मुक्ति की जब बात होगी तो अंबेडकर के दर्शन को हम स्वीकार करेंगे। दूसरी बात है बुद्ध का अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और वैज्ञानिक दृष्टि बोध का समर्थन तथा पाखंडवाद और कर्मकांड का विरोध। यानी कि दलित चेतना होगी तो कर्मकांड और पाखंडवाद का विरोध ये चेतना के अंतर्गत आता है। ऐसे ही बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे भाईचारे का समर्थन है, सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्धता है, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध है, अधिनायकवाद का विरोध है, आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का विरोध है। यानी कि जितनी भी चीज जो मानवतावाद के लिए जरूरी है उन सभी का पक्षधर दलित साहित्य है। अब हम पढ़ते हैं दलित साहित्य के दर्शन की तरफ। हमने दलित साहित्य की चेतना को समझा, दलित साहित्य क्या है ये समझा, दलित शब्द के अपने मायने क्या है इसको समझा। अब समझते हैं दलित साहित्य का दर्शन क्या है, किस फिलॉसफी को लेकर के दलित साहित्य चलता है। मित्रों गौतम बुद्ध से लेकर के एक जो परंपरा चली आ रही है प्रहार की, ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर जो प्रहार किया बुद्ध ने, उस परंपरा को फॉलो कर करके दलित साहित्य का दर्शन शुरू होता है। ये दर्शन शुरू होता है बुद्ध से, ये दर्शन शुरू होता है ज्योतिराव फुले से, ये दर्शन होता है अंबेडकर से शुरू मित्रों। और इन लोगों से ये दर्शन बनता है। ये लोग जिस बात का समर्थन करते हैं, इनका जो दर्शन है, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो फिलॉसफी, इनको लेकर के हमारा दलित साहित्य मित्रों चलता है। एक कमल भारती जी लिखते हैं कि आधुनिक हिंदी दलित साहित्य वह है जो दलित मुक्ति के सवालों पर पूरी तरह अंबेडकरवादी है। यानी कि सीधा सा अर्थ है कि अंबेडकरवादी विचारधारा को, दर्शन को ये लोग फॉलो करते हैं। और गंगाधर पांतावड़े जी लिखते हैं कि दलित साहित्य की प्रेरणा ना तो मार्क्सवाद है, ना हिंदूवाद है, ना नीग्रो साहित्य है, दलित साहित्य की प्रेरणा केवल अंबेडकरवाद है। तो दलित साहित्य का दर्शन अंबेडकरवाद का दर्शन है, अंबेडकरवाद है। अब मैं आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा बिंदु और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बातचीत करूंगा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है।
दलित साहित्य की सुंदरता को, खूबसूरती को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि मित्रों, अगर हम परंपरागत साहित्य की दृष्टि से दलित साहित्य को देखने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें हो सकता है कि दलित साहित्य में कुछ खास बात ना मिले। अगर हम जो पैमाना जो चला आ रहा है उस कसौटी पर रख करके दलित साहित्य को कसेंगे तो शायद आपको कुछ हाथ ना लगे। लेकिन मैं फिर से प्रेमचंद जी को कोट करना चाहूंगा। वो लिखते हैं कि हमें सुंदरता की कसौटी को बदलना होगा और हमें निश्चय ही विलासता की मीनार से उतर करके उस बच्चों वाली काली रूपवती का चित्र खींचना होगा जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुला करके पसीना बहा रही है। हमें वो औरत भी सुंदर लगनी चाहिए जो पसीना बहा रही है और जिसका बच्चा मेड़ पर सो रहा है और जो दिखने में काली है वो हमें सुंदर लगेगी। तब इसका अर्थ है कि हमने अपनी कसौटी को बदल लिया है। तो हमें कसौटी बिना माइक के ठीक है भाई। तो हमें कसौटी को बदलना होगा मित्रों, हमें पैमाने को बदलना होगा मित्रों। और जब हम परंपरागत की बात करते हैं साहित्य की तो वो जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा था, रसोत्पत्ति, आनंद उत्पत्ति, लेकिन अगर आनंद को ढूंढने हम दलित साहित्य में जाएंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं शुरुआत में ही कहा था ये वेदना का साहित्य है, ये दुख का साहित्य है, ये पीड़ा का साहित्य है, ये समाज की यथार्थ का साहित्य है। तो अगर हम आनंद और रस को ढूंढने के लिए दलित साहित्य में जाते हैं तो मित्रों हम खाली हाथ वापस आएंगे। और अगर हम समाज को देखने की दृष्टि से, खुद को साक्षात्कार करने की दृष्टि से दलित साहित्य में जाते हैं, समाज को बदलने की दृष्टि लेकर के साहित्य में जाते हैं, दलित साहित्य में जाते हैं, तब हमें कुछ हाथ लगेगा और हम खुद को उस आईने में देख पाएंगे कि किस तरीके का हम दलित समाज निर्माण किया, क्या व्यवस्था रही है हमारी, और आज भी क्या हम व्यवस्था को संचालित, हमारे आसपास कौन सी व्यवस्था हम संचालित कर रहे हैं, इस बात को हम समझ पाएंगे। इस पर कुछ टिप्पणियां हैं कुछ लेखकों की, मैं उसको आपके सामने रखूंगा। B.N. नैयर साहब कहते हैं कि प्रत्येक चीज जो व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखती है, चाहे वो अपनी बेढंगेपन के कारण ही क्यों ना हो, कलात्मक है। और डॉक्टर N.C. लिखते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य प्रहार में है, उसके सम्मोहन में नहीं। इसका अर्थ क्या है? यानी कि जो दलित साहित्य है इसकी चेतना क्या है? प्रहार। ये प्रहार करता है, चोट करता है उस व्यवस्था पर जिसने कई लोगों को गुलाम बना के रखा है। ये प्रहार, इसका प्रहार में सौंदर्य है। आप इस बात को देखें कि कितना प्रहार किया जा रहा है, किस दृष्टि से किया जा रहा है, कितना समाज को बदलने के लिए प्रहार किया जा रहा है। अगर आप इस एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको इसकी सुंदरता मिलेगी। दलित साहित्य के लिए शिल्प और अन्य सौंदर्यता के पक्ष बाद में आते हैं, उसका आशय पहले आता है। अगर वो चोट कर पा रहा है, व्यवस्था को बदलने की क्षमता रख पा रहा है, दलितों को जगाने की क्षमता रख पा रहा है, उनके अंदर ये चेतना डालने की क्षमता रख पा रहा है कि वो टक्कर ले सके, किसी को चुनौती दे सके, तो फिर वो सार्थक नहीं होगा दलित साहित्य। इस दृष्टि से देखेंगे तो दलित साहित्य की तरफ हम बढ़ते हैं। वह समाज और साहित्य में शताब्दियों से चली आ रही सड़ी गली परंपराओं पर बेदर्दी से चोट करता है। वह शोषण और अत्याचार के बीच हताश जीवन जीने वाले दलित को लड़ना सिखाता है। वह सिर पर पत्थर ढोने वाली मजदूर महिला को उसके अधिकारों के विषय के बारे में बताता है। वह धर्म की भूल भुलैया से निकालकर शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उसके लिए जिस शाब्दिक प्रहार क्षमता की आवश्यकता है वह उसमें है, और यही दलित साहित्य का सौंदर्य है। डॉक्टर राजेंद्र यादव जी लिखते हैं कि साहित्य जिन तत्वों से अमर, स्थायी और सार्वभौमिक होता है उनमें वो तीन सबसे प्रमुख समझते हैं। पहला है संघर्ष, दूसरा यात्रा और तीसरा विजन। और जब हम दलित साहित्य को देखते हैं मित्रों तो हमें ये तीनों चीजें दलित साहित्य में मिलती हैं। एक संघर्ष मिलता है, एक यात्रा मिलती है, एक सफरिंग जो जिसे हम कहते हैं जो सदियों से चली आ रही है वो मिलती है, और एक मिलता है विजन। विजन क्या है मित्रों? व्यवस्था को बदलने का। विजन क्या है? भाईचारे का। विजन क्या है? प्रेम का। विजन क्या है? एक देश को समानता की राह पर खड़ा करना, एक देश को सभी लोगों के लिए बनाना, सभी लोगों की आज़ादी का देश बनाना। एक ऐसा विजन लेकर के दलित साहित्य चलता है। तो ये दलित साहित्य
सार्वभौमिक साहित्य बन सकता है, ऐसा राजेंद्र यादव जी कहते हैं। और उन्होंने एक जगह पूरी करके और लिखा है कि अगली सदी दलित साहित्यकारों की होगी। मित्रों, इन सभी बातों से हम एक चीज समझ गए हैं कि दलित साहित्य पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में दलित साहित्य के विकास क्रम को आपके सामने रखूंगा। मित्रों, दलित साहित्य जैसा कि मैंने बताया बुद्ध से शुरू होता है, उसका जो दर्शन हम बुद्ध से लेते हैं, फिर एक परंपरा चलती है, फिर वो अश्वघोष से बचूसूफी से लेकर के यहाँ से जो परंपरा चलती है भक्ति काल में कबीर दादू, रैदास, नामदेव, चोखा मेला, बहुत सारे संत होते हैं। और इन संतों से होते हुए पुनर्जागरण का समय आता है, जो खुले होते हैं, उधर पेरिया साहब और नारायण गुरु साहब जी लिख रहे होते हैं। फिर इसी तरह से मित्रों दलित पैंथर एक आंदोलन चलता है महाराष्ट्र में 1972 में। उसके वो दलित पैंथर जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है दलित साहित्यकारों के लिए, वो एक भूमि तैयार करता है, वहाँ से नए नए बीज उगते हैं, नए नए पेड़ उगते हैं, और फिर दलित साहित्यकारों ने दलित लेखन करना लेख लिखने शुरू किए, कहानी उपन्यास शुरू किए, और फिर इस तरह से दलित साहित्य फूट पड़ता है। और फिर आकर के 1914 में दलित साहित्य की पहली कविता, हिंदी दलित साहित्य की पहली कविता, जिसको हम अछूत की शिकायत कहते हैं, हीरा डॉन द्वारा लिखी गई। और फिर हीरा डॉन हमने के रात दिन भगवा होकर पानी, हमने के साहित्य से मिलती सुनाए, हमने के तो भगवान का देखा थे, हमने के कबले करिश्मा उठाए। तो इस तरीके से वो लिखते हैं। फिर अच्युतानंद स्वामी अच्युतानंद हरिहर आते हैं, वो बड़े ताप के साथ लिखते हैं। इस तरीके से जो दलित साहित्य, और फिर आज 1980, 90 और 2000 के दशक में फिर एकदम बहुत सारे साहित्यकार आते हैं, जिनमें कहानीकार की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब, रतन कुमार सांबर या डॉक्टर एन सिंह, कृष्णवियोगी, शिवराज सिंह पेचन, अजय नामचंद्र, सूरजपाल चौहान, शत्रुघ्न कुमार, गुरुशरण हंस, इस तुलसीलाल टांगोरे, इस तरीके से बहुत सारे कहानीकार सक्रिय होते हैं। उपन्यासकारों में डॉक्टर जयप्रकाश कदम, प्रेम कपाड़िया, मोहनदास नैमिषराय, धर्मवीर, शरद कुमार वाले, इस तरीके से जो है दलित साहित्यकार सक्रिय होते हैं। और आत्मकथा जो दलित साहित्य की बहुत सुंदर विधा है, आत्मकथा के क्षेत्र में ये क्रांति करते हैं, और आत्मकथा, आत्मव्यथा के माध्यम से ये बताते हैं कि किस तरह का जीवन जो है दलित आज भी जी रहे हैं, भोग रहे हैं, और जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जहाँ पर परंपरागत साहित्य का ध्यान नहीं जाता है, उस बिंदु तक हमारा ध्यान खींचते हैं। इस तरीके से जो आत्मकथा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आत्मकथा में डॉक्टर भगवान दास द्वारा मैं भंगी हूँ, मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब झूला लिखते हैं, डी.आर. जाटव मेरा सफर मेरी मंजिल लिखते हैं, शिवराज सिंह पेचन मेरा बचपन मेरे कंधों पर लिखते हैं, और तुलसीराम मुरैया लिखते हैं, कौशल्या द्वारा अभिशाप लिखते हैं, सुशीला टांगोरे लिखती हैं शिकंजे का दर्द। इस तरीके से आत्मकथा का सिलसिला चलता रहता है। और मुख्य धारा के जो लेखक हैं, जिनको गैर दलित लेखक हैं, उन्होंने भी दलित लेखन में कार्य किया है। जैसे निराला जी हैं, बिलेश्वर बकरिया लिखते हैं, चक्री जमाल लिखते हैं, प्रेमचंद जी कफन सदगति और गोदान जैसी उपन्यास और कहानी लिखते हैं, रेणु नैरांचल लिखते हैं, पति पर कथा लिखते हैं, नागार्जुन वचननामा लिखते हैं, हरिजन गाथा लिखते हैं। इस तरीके से जैसे अमरलाल नागर नाचो बहुत लिखते हैं, हरिसुमन इस तरीके से गैर दलित लेखक भी अपनी कलम चलाते हैं और लोगों का ध्यान दलित चेतना की तरफ आकर्षित करते हैं। अब अंतिम बिंदु, निष्कर्ष बिंदु और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अंतिम बिंदु है दलित साहित्य की प्रासंगिकता, या दूसरे शब्दों में कहें तो दलित साहित्य हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या दलित साहित्य क्यों लिखा जाना चाहिए। मित्रों, इस बिंदु को समझने से पहले हम ये समझते हैं साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, साहित्य हम क्यों लिखते हैं, साहित्य क्यों पढ़ते हैं। साहित्य समाज के हित की बात करता है, साहित्य क्रांति की बात करता है, साहित्य बदलाव की बात करता है, साहित्य हमें खुद को देखने की बात करता है। इसी तरह से मित्रों दलित जो साहित्य है वो हमें खुद से रूबरू कराता है। दलित साहित्य हमें समाज, जिसे हम कहें कि रमणीका गुप्ता जी लिखते हैं कि दुनिया का 90% से ज्यादा साहित्य आजादी की चाह में लिखा गया है, और दलित साहित्य आजादी की मांग करता है। दलित साहित्य उन वंचित, शोषित, स्त्री, दलित सबके लिए आजादी की मांग करता है। न केवल आजादी शारीरिक बल्कि मानसिक आजादी के लिए भी वो एक चिंगारी फूटता है दलितों के मन में। एक किसी ने लिखा है कि निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा,
परिंदे के मन से पिंजरा निकालना। तो ये परिंदे के मन से पिंजरा निकालने का काम दलित साहित्य कर रहा है। उनको ये जिम्मेदारी दे रहा है कि वो लड़ने के लिए हौसला बुलंद कर पाए। दूसरा, दलित साहित्य प्रेम और बंधुत्व को बढ़ाता है। ये प्रेम, अब कई लोग कहेंगे ये तो प्रहार करता है सब, तो फिर ये प्रेम को कैसे बढ़ाता है? मित्रों, ये समाज की व्यवस्था को बदल करके भाईचारे की व्यवस्था लाना चाहता है, प्रेम को बढ़ाना चाहता है। दलित साहित्य प्रेम की बात करता है। अगर हम इसके ओवरऑल इसके लक्ष्य को देखते हैं तो ये प्रेम का लक्ष्य है, ये बंधुत्व का लक्ष्य है, ये समानता का लक्ष्य है, ये स्वतंत्रता का लक्ष्य है। दलित साहित्य समाज का यथार्थ चित्रण करता है। दलित साहित्य यथार्थ यानी कि वो वही दिखाता है जो है। वो आत्मकथा जब आप पढ़ते हैं, चाहे झूठन हो, चाहे फिर अपने अपने पिंजरे पढ़ें, चाहे फिर मैं भंगी हूँ ये पढ़िए, तुलसीराम की मुरैया पढ़िए, तो आपको लगेगा कि ऐसा भी हम कहाँ रहते हैं। हमको हो सकता है उस बात के बारे में पता ना हो, लेकिन आज भी वो लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। अगर हम अपने गांव में जाकर के देखें, उन लोगों का दर्द महसूस करने की कोशिश करें कि दलित को प्यार करना भी नसीब नहीं। कोई इसलिए उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकराता है क्योंकि वो दलित है, जाति लेकर किस तरीके की यातना उनको मानसिक लेवल पर तो झेलते हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं तो दलित साहित्य के माध्यम से। और अंतिम बात में मैं रखूंगा कि ये मुक्ति संघर्ष का साहित्य है। ये मुक्ति की बात करता है, ये मनुष्य के अस्तित्व और अस्मिता का साहित्य है। ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व और अस्मिता के लिए जो भी श्रेष्ठ है, दलित साहित्य उसका पक्षधर है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है साहब। मनुष्य के अस्तित्व और अस्मिता के लिए जो भी श्रेष्ठ है, जितने भी मूल्य श्रेष्ठ हैं, सबका पक्षधर है दलित साहित्य। चाहे वो समानता हो, स्वतंत्रता हो, पूंजीवाद का विरोध हो, ब्राह्मणवाद का विरोध हो, साम्यवाद का विरोध हो, सभी मूल्यों का पक्षधर कौन है साहब? दलित साहित्य। तो दलित साहित्य सबको लेकर के चलता है। और अंत में मैं बच्चेलाल उमेश की दो पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। कौन जात है भाई? दलित है। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, अलग की थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हैं ना साहब, मगर आपके चुनाव में क्या खाते हो? वही जो एक दलित खाता है। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ, कंगी में मूंग तो कभी अचार खाता हूँ। मुझे लगा मुर्गा खाते हो, खाता हूँ ना साहब, मगर आपके चुनाव में, मगर आपके चुनाव में।